हाँ जी, हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है बहुत ही क्रिस्प होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडल लाइफ साइकिल के बारे में। देखिए मॉडल किस तरह से काम करते हैं। बैंकिंग मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फैशन मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ जो रैंप वॉक करते हैं। दिस इज मोर अबाउट बैंकिंग मॉडल्स। बैंकिंग मॉडल क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया बताता हूँ जो बिल्कुल ही मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं मॉडल्स। मॉडल्स का यूज़ क्यों किया जाता है? बैंक को रेगुलेट करने के लिए। जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर दो मॉडल हैं, एक होता है बाजल। आप गूगल करेंगे आपको इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप अभी के लिए समझ लो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि गवर्न करती है बैंक्स को और बताती है कि आपको मिनिमम कितना कैपिटल अपने पास रखना है ताकि आप प्रॉपरली एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के अंदर रहें। दूसरी जो बहुत ही फेमस मॉडल है उसका नाम है IFRS 9। ये यूएस में ज़्यादा चलता है, जो बाजल है ये यूरोप में ज़्यादा चलता है। तो ये दो सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल हैं। अब इन दोनों ही मॉडल के अंदर कुछ कंपोनेंट हैं जो कि बड़े कॉमन हैं। दोनों मॉडल में मैं बोल रहा हूँ। PD जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है, देन EAD जो कि एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट होता है, देन होता है LGD लॉस गिवन बाय द डिफ़ॉल्ट। और इन तीनों को कैलकुलेट करके हम निकालते हैं एस्टिमेटेड लॉस। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या होता है? अगर एग्जाम्पल से चलिए बताता हूं आपको। लेट्स से एक बंदा है X, इसने मुझसे 100 रुपये उधार लिए और 10 महीने के लिए इसने उधार लिया है। तो इसकी जो EMI है पर मंथ 10 रुपये की है। लेट्स से मुझे ये इंटरेस्ट नहीं दे रहा, ओके। तो 10 रुपये इसकी EMI है। इस केस में ये जो 10 रुपये EMI है ये विदाउट इंटरेस्ट है। अब फ्री में कोई पैसे तो देने से रहा तो ऑब्वियसली इस पे इंटरेस्ट लगेगा। मैं बोलूंगा कि भैया आप EMI तो दे रहे हो, आपको मुझे इंटरेस्ट भी देना है। तो आप जो फाइनल आपकी EMI बनेगी जिसके अंदर इंटरेस्ट वैल्यू भी होगी, आप मुझे हर महीने 11 रुपये दोगे। तो वो 1 रुपया जो है वो मेरा इंटरेस्ट है। तो अब लेट्स से ये PD EAD LGD क्या होता है ये आपको मैं बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसने मुझे 2 महीने के लिए EMI पे करी तो इसने मुझे 22 रुपये पे कर दिए। 2 मंथ EMI जो कि मुझे मिल चुकी है। अब 2 महीने बाद ये बंदा कर देता है डिफॉल्ट, मतलब इसके पास ऐसे किसी भी एग्जाम्पल की वजह से पैसे नहीं है, कोविड आ गया, इसकी नौकरी चली गई, या फिर इसकी दुकान थी, इसकी दुकान बंद हो गई, तो अब इसके पास पैसे नहीं है बंदे के, ओके। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इसको मुझे टोटल पैसे कितने देने हैं। 100 रुपये तो मैंने इसको दिया था जो कि प्रिंसिपल है, उसके बाद इंटरेस्ट भी है। तो इसको जो मुझे टोटल देना है ना, टोटल जो वो मुझे पे करेगा आफ्टर 10 मंथ्स वो कितना है, 110 रुपये मुझे पे करेगा। तो ये है हमारा एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, इसको कहते हैं EAD। जब हमारा लोन शुरू हो रहा है तो मेरा ये EAD है। ये जो EAD है ये हर मंथ चेंज होता रहेगा कि जैसे जैसे ये मुझे पैसे देता रहेगा मेरा EAD कम होता जाएगा। पहले मंथ के एंड में कितना हो जाएगा, 110 माइनस 11 रुपये मतलब 99। दूसरे मंथ के में कितना हो जाएगा, उसमें से फिर 11 माइनस करो। तो जो EAD है इस तरह से मंथ ऑन मंथ कम होता रहता है, ओके। अब LGD क्या होता है, लॉस गिवन बाय डिफॉल्ट। 2 महीने इसने मुझे पेमेंट करी जैसे मैंने आपको बताया। तो अब आप क्या करोगे, 110 में से 22 माइनस कर दो। अभी इसको मुझे कितने पैसे देने हैं, अभी इसको मुझे देने हैं 110 में से 20 गए 90, अगेन गए 2, तो 88 रुपये अभी भी मेरे ऊपर, मतलब इसके ऊपर मेरे पेंडिंग है इन शॉर्ट। तो ये जो 88 रुपया है ना, अगर ये बंदा डिफॉल्ट कर जाता है, लेट्स से कि ये अब पैसे दे ही नहीं पा रहा, तो जो LGD है ये 88 जो है ना ये आपका लॉस गिवन डिफॉल्ट है। और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। जैसे अगर ये 3 महीने मुझे पे कर देता तो ये मुझे कितने पैसे पे कर देता, ये मुझे 33 रुपीज़ पे कर देता 3 महीने बाद मैं बोल रहा हूँ। फिर हम क्या करते, 110 में से 33 माइनस करते, तो जो यहाँ पे वैल्यू आती वो होता लॉस गिवन बाय डिफॉल्ट। तो जितने भी टाइम बाद बंदा डिफॉल्ट कर रहा है तो उस जो टोटल अमाउंट की मुझे लॉस हो रही है वो है लॉस गिवन बाय दिस पर्टिकुलर डिफॉल्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ये होता है सबसे कॉम्प्लेक्स, ये यहां पे आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करोगे, आप इस बंदे की पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री देखोगे
कि इसने पिछले जो लोन लिए थे क्या ये उन्हें प्रॉपरली चुका पा रहे हैं या नहीं चुका पा रहे हैं, तो एक फैक्टर ये कंसिडर करोगे पीडी कैलकुलेट करने के लिए। इसकी जॉब किस तरह की है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, दुकान चलाता है या क्या है, वो चेक करोगे। इसकी ज्योग्राफी भी चेक करोगे, ये किस तरह के एरिया में रहता है, इसका जो हाउस होल्ड है वो रेंटेड है या खुद का है, क्योंकि कल को अगर इसने पैसे ना चुकाए तो आप इसका घर बेच के पैसे ले सकते हो। इस बंदे की जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, मतलब ये सीनियर लेवल एम्प्लॉई है या जूनियर लेवल है, क्योंकि सीनियर लेवल एम्प्लॉई है तो सैलरी ज़्यादा होगी, तो हो सकता है ये चुकाने के चांसेस ज़्यादा हैं, जूनियर नहीं चुका पाएगा। तो ये सारे मेन फैक्टर होते हैं। और बैंकिंग में ना इन तीनों के बेसिस पे मॉडल बनते हैं। देखो, हर एक जो मल्टीनेशनल बैंक है उसमें जो आपको रिस्क टीम मिलेगी, जो रिस्क टीम है वो मॉडल्स पे काम करती है, या तो वो बाजल गाइडलाइन फॉलो कर रही होगी या IFRS 9 गाइडलाइन फॉलो कर रही होगी। उसके अंदर वो जो जिस मॉडल पे काम करते हैं वो होते हैं PD मॉडल, EAD मॉडल, LGD मॉडल। जब इन तीनों की वैल्यू आ जाती है ना, तो उसके बाद फाइनल आपका एस्टिमेटेड लॉस निकलता है, एक्सपेक्टेड लॉस। और इसको एक्सपेक्टेड लॉस को शुरू में ही निकाल लिया जाता है। कब निकाला जाता है? शुरू में, जब आप बेसिकली लोन देते हो ना, टाइम टू टाइम। हर एक बैंक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, कोई हर महीने भी निकालता है, कोई हर क्वार्टर में निकालता है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया इन शॉर्ट। अब मैं बताता हूं, देखो मॉडल का लाइफ साइकिल। अब आते हैं मुद्दे पे, बट ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत जरूरी था, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। आप लोग अगर ये वीडियो अच्छे से देखोगे तो इतना तो श्योर है कि आप लोग मुझे थैंक यू बोलोगे जब आप इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दोगे। अच्छा जी, अब बात आती है स्टेजेस की। तो जब भी आप कोई मॉडल बिल्ड करते हो ना, स्टेजेस ऑफ मॉडल, और इसको एक चीज और कहते हैं, मॉडल लाइफ साइकिल। तो हम बैंकिंग मॉडल की बात कर रहे हैं, यहां पे हम स्टैटिस्टिकल मॉडल को डायरेक्टली बात नहीं कर रहे। बैंकिंग मॉडल जैसे IFRS 9 वगैरह है, तो इनको इंप्लीमेंट करने के लिए ही स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज किए जाते हैं। अब स्टेप वाइज चलो समझते हैं। लेट्स से ग्रीन कलर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है मॉडल का? सबसे पहले होता है इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है तो आप सबसे पहले जो मॉडल ओनर है वो इनिशियलाइज करता है कि हमें एक मॉडल बनाना है, या जो कोई पुराना मॉडल ही है उसको रीडेवलप करना है। तो इनिशियलाइज प्लस आइडेंटिफाई, इनिशियलाइजेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन, ये होती है आपकी स्टेज नंबर 1, जिसमें आपका जो मॉडल ओनर होता है वो मॉडल डेवलपर के साथ मिलके ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि ये नया मॉडल हमें बिल्ड कराना है, या फिर जो नया मॉडल ऑलरेडी बिल्ड था उसमें कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करके हमें उसको रीडेवलप करना है। तो ये होती है हमारी सबसे पहले स्टेज। अब यहाँ पे हमने डिसाइड तो कर लिया कि कौन सा मॉडल बिल्ड करना है और क्या क्या उसके पैरामीटर होने वाले हैं। तो अब ऑब्वियसली सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली जो मॉडल डेवलपमेंट टीम है। यहां पे मॉडल ओनर है, ऑब्वियसली वो अपने इनपुट शेयर करेगा टाइम टू टाइम, बट ये जो काम है ना ये करेगी मॉडल डेवलपमेंट टीम, जो कि होते हैं प्रोग्रामर लेवल लोग, जो कि यहां से मॉडल ओनर के साथ बैठते हैं, रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसके बाद उसको कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। वो कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हो सकती है, पाइथन हो सकती है, सैस हो सकती है, आर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब ये पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं ना, तो ये जो मॉडल डेवलपमेंट टीम है ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करती है, डॉक्स बनाते हैं जिसमें पूरी डिटेल लिखी हो मॉडल की, और ये मॉडल ओनर से भी शेयर करते हैं, और इसके बाद ये मॉडल वैलिडेशन टीम से भी शेयर करते हैं। मॉडल वैलिडेशन टीम कहां पे आती है? डेवलपमेंट के बाद जो अगला फेज है ना वो वैलिडेशन ही है, कि मॉडल प्रॉपर डेवलप हुआ है या नहीं। तो वो जो काम करती है वो मॉडल वैलिडेशन टीम करती है, इसको हम बोलते हैं MV। अब ये जो डॉक्स हैं ये सारे डॉक्स हैंड ओवर किए जाएंगे मॉडल वैलिडेशन टीम को, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। क्योंकि मॉडल वैलिडेशन टीम का जो काम है ना वो इन शॉर्ट चैलेंज करना है मॉडल डेवलपमेंट टीम को कि भैया आपने जो डेवलपमेंट करा है उसमें कुछ कमियां हैं। ऐसा बैंक क्यों करता है? ताकि अपनी रेपुटेशन वो सेव कर सके मार्केट में और लॉस होने से खुद को बचा सके। क्योंकि अगर खाली एक टीम काम करेगी और उसने गलती कर दी तो कोई चेक करने वाला नहीं होगा, बट यहां पे 2 लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाएंगी। फिर थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी कौन होती है? जो थर्ड पार्टी ऑडिटर होते हैं। कौन? EY, डिलॉयट एंड सो एंड सो।
अब यहां पे वैलिडेशन टीम काम करती है, उसके बाद आता है मॉडल का इंप्लीमेंटेशन। इनका काम होता है मॉडल को इंप्लीमेंट करना। इसकी एक सेपरेट टीम होती है। कुछ कुछ बैंक में जो मॉडल वैलिडेशन है वो ही मॉडल इंप्लीमेंटेशन का काम भी करते हैं, बट मॉडल इंप्लीमेंटेशन टीम का जो काम होता है, दिस इज मोर ओवर टू टेस्ट, दिस इज लाइक अ टेस्टिंग टीम। ये तो प्रॉपर वैलिडेशन है, ठीक है, ये तो बिल्कुल भाई भाई हैं, ये दोनों टीमें एकदम चैलेंजिंग है कि एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि तूने गलत करा, तूने गलत करा। इनका काम ये होता है इन शॉर्ट। इंप्लीमेंटेशन टीम का काम होता है अपने लेवल पे टेस्टिंग परफॉर्म करना, सारे फैक्टर्स चेक करना कि पीडी के अंदर जो पैरामीटर यूज होने थे क्या वो यूज हुए हैं, नहीं हुए हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें देखना इंप्लीमेंटेशन का काम होता है। उसके बाद एक टीम आती है मॉडल मेंटेनेंस। अब जैसा कि इसका नाम ही बोल रहा है मॉडल मेंटेनेंस करना। अब मॉडल का जो मेंटेनेंस है वो कुछ भी हो सकता है, मोस्टली ये ईयरली होता है, कहीं कहीं पे क्वार्टरली होता है, बट मोस्टली ईयरली होता है मॉडल मेंटेनेंस टीम। और मॉडल मेंटेनेंस का काम कौन करता है? मॉडल मेंटेनेंस का काम करती है इंप्लीमेंटेशन। ये कई जगह पे कंबाइंड एक सिंगल टीम होती है। और इसके बाद आती है मॉनिटरिंग, जो होती है मॉडल मॉनिटरिंग टीम। डेवलपमेंट टीम के डेवलप करने के बाद, वैलिडेशन होने के बाद जब टेस्टिंग हो जाती है, तो इसको मंथ ऑन मंथ मॉनिटर करना कि क्या आपका जो मॉडल है वो पूरे साल सही परफॉर्म कर रहा था या नहीं कर रहा था। ये जो पूरा काम होता है ये होता है मॉडल मॉनिटरिंग टीम का। इसमें भी लोगों को काफ़ी कोडिंग वगैरह आनी चाहिए, क्योंकि उनको कई बार मॉडल को डीबग वगैरह करना पड़ता है। और ऑब्वियसली ये काम भी पाइथन, आर, सैस तीनों लैंग्वेज में होता है बैंक्स में। इसके बाद जो फाइनल स्टेप है ना, वो है डीकमीशन। ये नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे, जब आपके मॉडल का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है या फिर कोई मॉडल आपको डीकमीशन करना है, लेट्स से कि आरबीआई ने कोई नई गाइडलाइन दे दी, जो कि अब एसबीआई को पता है कि पुराने मॉडल को हमें हटाना पड़ेगा, नया कोड बिल्ड करेंगे हम अपने मॉडल के लिए, तो इसके बाद हो जाता है मॉडल डीकमीशन, मतलब मॉडल खत्म हो जाता है, उसके बाद एक नया मॉडल डेवलप होता है। तो आपको जो स्टेजेस है मॉडल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, वो आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं। ये है आपकी स्टेज 1 इनिशियलाइज एंड आइडेंटिफाई, स्टेज 2 डेवलपमेंट, स्टेज 3 वैलिडेशन, स्टेज 4 इंप्लीमेंटेशन, स्टेज 5 मेंटेनेंस, 6 इज योर मॉनिटरिंग एंड 7 इज द डीकमीशन ऑफ द मॉडल। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपके लिए काफ़ी इसमें वैल्यू एडेड चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐड करने के लिए। तो आई होप ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी आपके दोस्त बैंकिंग और एनालिटिक्स को लेकर एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।